नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। 24 घंटे की 24 बड़ी खबरों में आपके साथ मैं निधि चतुर्वेदी। जम्मू कश्मीर में कई जगह पर बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन हालात अभी भयावह हैं चारों तरफ। यहां करीब 4 लाख लोग अब भी बुरी तरह से प्रभावित फंसे हुए। जम्मू कश्मीर में इस वक्त युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। केंद्र से 1000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। तीनों सेनाएं तेजी से राहत कार्य को अंजाम दे रही हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सेना का एक और रूप भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। राहत कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसलिए आपदा निगरानी केंद्र भी खोला गया है। वहीं अब ये भी नजर आ रहा है कि इस प्राकृतिक संकट से निपटने के लिए सभी संभव उपाय राज्य और केंद्र सरकार आपसी सहयोग से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों से निपटना बाकी है। पीड़ितों के लिए भेजा कैश, कंबल और टेंट। पीड़ितों के लिए यूपी सरकार ने 20 करोड़, गुजरात और ओडिशा ने 5-5 करोड़ और उत्तराखंड सरकार ने 10 करोड़ रुपए की मदद भेजी है। पंजाब ने मदद भेजने का ऐलान किया है। वहीं 72,000 कंबल, 210 टेंट, 600 किलो बिस्कुट, 42,000 लीटर पानी पहुंचाया गया है। 80 मेडिकल टीमें काम में जुटी हैं। सेना ने खाने पीने की चीजों की सप्लाई लेह से शुरू की है। व्हाट्सएप की मदद से बचाई गर्भवती की जान। बाढ़ में घिरी एक गर्भवती महिला ने सोशल मीडिया के जरिए सेना को संदेश भेजा। जवानों ने उसे मकान से सुरक्षित निकाल लिया। वो तीसरी मंजिल पर थी। दरअसल सेना ने सोशल साइट पर कमांडो का एक ग्रुप बनाया है, जिसके जरिए मैसेज को व्हाट्सएप के जरिए इन कमांडरों तक पहुंचाया जाता है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में बाढ़ के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने अलर्ट किया है। मंगलवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलवाई, जिससे बाढ़ से बचाव के एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से उत्तर और मध्य गुजरात में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को बिगड़ता हुआ देखकर राज्य सरकार चिंता में पड़ गई है और इसीलिए आनंदीबेन पटेल ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलवाई। अब दिल्ली पॉलिटिक्स की बात करते हैं। दिल्ली में सरकार बनेगी या चुनाव होंगे, इसको लेकर घमासान लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और ऐसे में अब बस इंतजार है उस लम्हे का जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बीजेपी को न्योता देने पर मुहर लगा देंगे। केजरीवाल आज एलजी से मुलाकात कर दोबारा चुनाव कराने की मांग कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला आने पर उन्होंने एलजी पर निशाना साधा था। तो एलजी साहब के पास वो कौन सा गणित है जिसके आधार पे वो बीजेपी को इनवाइट करने के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लगता है कि एलजी साहब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिल्ली में बीजेपी को न्योता मिलना लगभग तय है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों के बीच बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में लगी है। जानकारों की भी राय है कि दिल्ली में बीजेपी का रास्ता साफ हो चुका है। वो वाला विकल्प है कि पहले सबसे बड़े दल को इनविटेशन दे के उससे कहा जाए कि सरकार बनाने का प्रयास करो, उसको शायद गृह मंत्रालय मंजूरी दे दे, ऐसा लगता है। अब ये राष्ट्रपति महोदय उपराज्यपाल जी को बताएंगे कि कौन सा विकल्प आप करिए या ना करिए। अब गेंद उनके पाले में। उधर दिल्ली में अपना सब कुछ लुटाए बैठी कांग्रेस खड़े खड़े तमाशा देखने को मजबूर है। ये झगड़ा है, एक खरीदार है, एक के पास बिकाऊ माल है। तो ये झगड़ा जो है वो खरीदार और बिकाऊ माल के बीच में है। और अरविंद केजरीवाल इतनी जो चिंता कर रहे हैं अपनी पार्टी को संभाल के रखें और कल तक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते थे, मॉरल पॉलिटिक्स की बात करते थे, तो शायद उनके मन में डर है कहीं ना कहीं वो अपने एमएलए पे शक कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार का गणित तो उलझा हुआ है, लेकिन मौका और दस्तूर दोनों ही बीजेपी के हक में हैं। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अपना किला कैसे बचा पाएंगे। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे और इस दौरान 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा रही। साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची तय कर ली गई है, जिसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता सिंह को ऊंचा कला से टिकट मिला है।
जिस फोन का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार हो रहा था वो फोन लॉन्च हो ही गया। जी हां, बात करें एप्पल आईफोन की। एप्पल ने अपने मच अवेटेड फोन आईफोन 6 को लॉन्च कर दिया है। एप्पल ने आईफोन 6 के 2 वर्जन्स लॉन्च किए हैं, आईफोन 6 और दूसरा आईफोन 6 प्लस। इसके साथ ही एप्पल ने एक स्मार्ट वॉच आई वॉच लॉन्च की। बड़ा स्क्रीन, बड़ा कैमरा और पहले से भी पतला, यानी आईफोन स्मार्ट तो पहले ही था, अब स्लिक भी हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है इस नए आईफोन में। आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस दोनों ही फोन अब तक के आईफोन से आकार में बड़े लेकिन पतले हैं। नया आईफोन आश्चर्यजनक है। इसका कांच प्रकाश की तरंगों को परावर्तित कर देने वाला है और इसकी बॉडी पहले के मुकाबले काफी पतली है। यह अब तक के बने सभी फोन से सर्वोत्तम है। आईफोन 6 का स्क्रीन साइज 4.7 जबकि आईफोन 6 प्लस का स्क्रीन साइज 5.5 इंच है। बड़ी स्क्रीन गेमर्स और मल्टीमीडिया यूजर्स को एंड्रॉयड की तरफ जाने से रोकने के लिए दी गई है। दोनों फोन्स में हाई स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए रेटिना HD तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दोनों आईफोन में कंपनी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 8 दिया गया है, जो पहले वाले आईफोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 7 था। यानी आईफोन 6 और 6 प्लस कहीं ज्यादा फास्ट और फीचर्स वाले हैं। दोनों ही आईफोन शानदार परफॉर्मेंस वाले भी होंगे। इसमें नया 64 बिट एप्पल A8 प्रोसेसर 1 और 1 से 2 GB की रैम होगी। बैटरी टाइम स्मार्टफोन की सबसे बड़ी समस्या है। एप्पल ने इसका ध्यान भी आईफोन के दोनों वर्जन में रखा है। आईफोन 6 की बैटरी लाइफ 14 घंटे की रहेगी और आईफोन 6 प्लस की 24 घंटे तक रहेगी। एप्पल ने एक नए तरह के पेमेंट गेटवे एप्पल पे को भी लॉन्च किया है। दोनों ही नए आईफोन्स में एप्पल पे उपलब्ध होगा। ये NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक पर काम करता है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आईफोन 6 और 6 प्लस ही क्यों, एप्पल ने इस खास मौके पर पहली बार स्मार्ट वॉच भी लॉन्च किया। स्मार्ट वॉच की बात करें, आई वॉच नाम दिया गया है। इसकी खास बात यह कि ये न सिर्फ आपको टाइम बताएगी, न सिर्फ वक्त बताएगी, आपकी सेहत को लेकर भी फिक्रमंद रहेगी। एक और खास बात यह कि इस घड़ी के इस्तेमाल के लिए आपके पास आईफोन होना जरूरी है। दुनिया का सबसे महंगा वीडियो गेम डेस्टिनी मंगलवार को लॉन्च हुआ है। इसे डेवलप करने वाली कंपनी के अनुसार इस पर करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले दिन करीब 1 करोड़ यूजर्स इसको ऑनलाइन खेल चुके हैं। एक्सपर्ट्स की मान रहे हैं कि डेस्टिनी गेमिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दिल्ली में महिलाओं को आज से हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। अगर आप स्कूटर या बाइक पर सवार हैं, अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपका चालान काट लेगी दिल्ली पुलिस। दुपहिया वाहनों पर चलने वाली महिलाओं के खिलाफ आज से ट्रैफिक पुलिस सतर्क हो गई है, कार्रवाई अपनी शुरू कर देगी। अगर शहर में महिलाएं बगैर हेलमेट पकड़ी गई तो कम से कम कुछ नहीं तो 100 रुपए का चालान आपका कट जाएगा। दिल्ली में दुपहिया सवार महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने का आदेश 28 अगस्त को जारी हुआ था। सिख महिलाओं के लिए जरूर थोड़ी सी हेलमेट पहनने में रियायत दी गई है, मगर उन्हें अपनी पहचान साबित करनी होगी कि वो सिख समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। क्राइम कंट्रोल में करने को लेकर मुश्किलें कई तरह की आती हैं और ऐसी कई मुश्किलों का अब नायाब तरीका निकाला है चेन्नई पुलिस ने, जिसके अनुसार पुलिस अब क्राइम रिपोर्टर्स पर नजर रखेगी। चेन्नई पुलिस महकमे में एक इंटरनल सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शहर के 26 पत्रकारों और 11 मीडिया संस्थानों को हैंडल करने का जिम्मा सौंपा गया है। क्रिमिनल्स को छोड़कर पत्रकारों पर नजर रखने का यह फैसला विवादों में घिर गया है। स्थानीय पत्रकार संगठन जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडेय काजू को पत्र लिखकर अपने इस पूरे हालात की, इस पूरे मामले की शिकायत कर रहे हैं। एक तरफ पत्रकारों की निगरानी तो वहीं दूसरी तरफ चैनल्स की निगरानी यूपी सरकार करेगी। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटीज का गठन किया जाएगा जो चैनल्स पर दिखाई जाने वाली कंटेंट पर नजर रखेगी। यूपी सरकार ने दुष्प्रचार का हवाला देते हुए ये पैंतरा अपनाया है, तो वह शिकायत मिले पर टीवी चैनल्स के खिलाफ तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नेशनल और रीजनल सैटेलाइट चैनल्स की शिकायतों को जिला समिति राज्य स्तरीय निगरानी समिति से करेगी, जिसे भारत सरकार तक पहुंचाया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मीडिया को धमकी देती हैरान करते हुए कहा
कि अगर मीडिया वाले बचना चाहते हैं तो उन्हें राज्य सरकार को इज्जत देनी होगी। वारंगल में एक कार्यक्रम था और वहीं पर संबोधन था राव का। राव ने बयान दिया कि इस चेतावनी को सीधे तौर पर राज्य में 2 न्यूज चैनल्स पर लगे बैन से जोड़कर देखा जा सकता है। నువ్వు మీడియా ముసుగులో చేస్తా అంటే నీ ఈడియట్ ఆటలు సాగనీయమని చెప్తా ఉన్నావు. నేను చెప్తా ఉన్నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా. ఆయన మేం చేయలే, మేమేం బ్యాన్ చేయలే. గౌరవనీయులైనటువంటి శాసనసభాపతి గారి విచారణలో ఉంది. మొత్తం యావత్ శాసనసభ। तो वह ओडिशा के नयागढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वारदात के कई घंटों के बाद भी किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस 4 आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई। ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। मामला शहर के चांदपुर गांव का है, जहां काशीनाथ नाम के व्यक्ति के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। फिलहाल हत्या की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन लोगों की माने तो कत्ल की बड़ी वजह ब्याज पर ली गई रकम हो सकती है। ये जो मर्डर होती ये मोर भेणे भणजा बहु आ नाती नातुणी, भणजार पुओ गोटे झील गोटे। वहीं हत्या की खबर सुनते ही स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने विरोध जताते हुए चांदपुर बाजार को बंद कर 6 घंटे तक हाईवे जाम रखा। वहीं पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए 4 लोगों को थाने बुलाया, जिनसे पूछताछ जारी है। तदंतर जना पड़ी से कौन प्रॉपर्टी ऑफेंस करने डकैत करने। बताया जा रहा है कि पैसों के वजह से केशरीनाथ का अपने किराएदार से झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद वो घर खाली कर चला गया। न्यूज एक्सप्रेस के लिए समरेंद्र राउत की रिपोर्ट। 2 सप्ताह पहले बॉलीवुड के प्रोड्यूसर करीम मोरानी के घर पर हुई फायरिंग का एक फुटेज सामने आया है। रवि पुजारी गैंग ने ये फायरिंग की थी। मुंबई के जुहू इलाके में रवि मोरानी के घर पर फायरिंग हुई थी। मामले के 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी है। पंजाब के बंसा में दिल्ली की दामिनी की नर्स से गैंगरेप का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अभी भी गिरफ्त से बाहर है। आरोप है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में नर्स का काम करने वाली नर्स को आरोपियों ने धोखे से मनसा बुलाया, जहां 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने बलविंदर सिंह, मुखविंदर सिंह नाम के आरोपियों को मुख्य साजिशकर्ता बताया। साथ ही उसका कहना है कि जिस जगह पर रेप हुआ वहां 3 महिलाएं भी मौजूद थीं। वहीं आरोपियों ने पीड़िता से जेवर लूटे, कैश भी लूट लिया। कितने लोग थे वो, और उन्होंने बहुत तरीके के झूठ बोले हैं मुझसे, और मुझे बेवकूफ़ बना के वो वहाँ लेके गए थे। और उन्होंने 4 लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, प्लस वहाँ पे 3 लड़कियाँ और थी, उन्होंने भी बदतमीजी करी है। और उन्होंने मेरा 2 तोले का गले का लिया है और 1 तोले के मेरे कान के लिए 18,000 का फ़ोन लिया है उन्होंने मेरा, प्लस 8,000 रुपये उन्होंने मेरे लिए हैं। अवैध कोल ब्लॉक्स आवंटन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। केंद्र सरकार ने कहा कि आवंटन रद्द होने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। मंगलवार को 218 कोयला ब्लॉक के भविष्य पर सुनवाई पूरी की गई। कोर्ट ने इस बारे में फैसला बाद में सुनाने का निर्णय लिया। कोर्ट पहले ही इन्हें गैर कानूनी घोषित कर चुका है। केंद्र ने कोर्ट से कहा उन 46 कोल ब्लॉक्स पर विचार किया जाना चाहिए जो फिलहाल चल रहे हैं या जल्दी शुरू होने वाले हैं। चारा घोटाला मामले में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू की याचिका खारिज कर दी है। लालू ने कोर्ट से कहा था उन्हें चारा घोटाले के एक मामले में सजा हो चुकी है, लिहाजा समान आरोप के लिए 2 बार सजा न सुनाई जाए। दरअसल मामला दुमका कारोबार से कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है, जिसमें लालू पर अलग से केस जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता और जाने माने कवि कुमार विश्वास एक बार फिर से मोदी की शान में कसीदे पढ़ते दिखे। दरअसल सूरत में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होने वाले कवि सम्मेलन में उन्हें न्योता मिला, जिसे विश्वास ने स्वीकारा। इससे पहले एक अंग्रेजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में विश्वास ने बयान दिया था कि अगर पार्टी ने उन्हें जाने से रोका तो वो पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि आपके नेता संजय सिंह ने कहा कि विश्वास को नहीं रोका जाएगा। यूपी में उपचुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और ये आरोप लगाए बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ पर। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया। योगी को आयोग ने 24 घंटे का
वक्त दिया है। आदित्यनाथ को नोएडा में विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान ये भाषण दिया था, जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया। इन पर कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने और धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नामी अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टर्स की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर दर्द का इलाज करवाने अस्पताल में आई रामबाई नाम की महिला को लोहे के स्ट्रेचर पर लिटाकर MRI मशीन में डाल दिया, जिसकी वजह से उसका सर फट गया। महिला की हालत फिलहाल बहुत ज्यादा नाजुक है। मशीन के अंदर इस तरह के लोहे से बने स्ट्रेचर को ले जाते हैं तो फिर किसी की भी ताकत नहीं है कि वो MRI सेंटर या MRI मशीन के अंदर इस मैग्नेटिक जो पावर वाले जो MRI मशीन होती हैं उसमें इस लोहे के स्ट्रेचर को आप रोक सकते हैं। पूरी ताकत के साथ महिला को स्ट्रेचर के सहित उस MRI मशीन ने अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से महिला का सर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। तकरीबन 25 टाके लगे हैं और जिंदगी और मौत से अभी भी वो जूझ रही है। अपनी रीढ़ की हड्डी का इलाज कराने वो महिला आई थी, लेकिन वहां अस्पताल प्रबंधन या यूं कहें कि जो यहां पर मौजूद टेक्नीशियन थे उनकी लापरवाही की वजह से आलम यह हुआ कि वो महिला अब जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जर्मनी की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए। आग की लपटों से आसपास के कई सारे घरों को अपने आगोश में ले लिया। तो वहीं पास के स्कूल में भी आग लग गई। आनन फानन में स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। वहां से प्रभावितों के लिए प्रशासन ने फौरी तौर पर रहने की व्यवस्था की है। फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। अमेरिका के फिनिक्स शहर को धूल की चादर ने ढक लिया है। करीब 3000 फीट ऊंची और 30 मील चौड़े उठे इस तूफान ने एयरपोर्ट से लेकर शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को अपने आगोश में ले लिया है। इस दौरान शहर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग अपने घरों में कैद हो गए। इस तूफान को हबूब नाम से भी पुकारा जाता है। हबूब नाम भी इस तूफान का बताया जाता है। जाने माने उद्योगपति विजय माल्या की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल यूनाइटेड इंडिया बैंक से नोटिस के बाद अब देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भी माल्या पर अपना शिकंजा कस लिया। SBI ने माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस के 3 डायरेक्टर्स को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया। SBI को किंगफिशर एयरलाइंस से 1600 करोड़ रुपए लेने हैं। SBI ने माल्या से जल्द जवाब देने को कहा है। फॉर्मूला 1 रेसिंग के चैंपियन रहे माइकल शूमाकर आखिरकार घर लौट आए हैं। 8 महीने के बाद अस्पताल से बाहर निकले माइकल शूमाकर स्विट्जरलैंड के मेरिबल के फ्रेंच स्की रिसोर्ट पे स्कीइंग करते हुए एक चट्टान से टकरा गए थे। उनके सर में बहुत गहरी चोट आई थी। वो कोमा में चले गए थे। ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उनको कई वक्त तक रखा गया, जहां उनके 2 ऑपरेशन कर ब्रेन में हुए ब्लड क्लॉट को हटाया गया। शूमाकर की मैनेजर सेबनी कैम ने बताया है। पाकिस्तान के स्टार ऑफ स्पिनर सईद अजमल पर ICC ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। ICC ने अजमल को बॉलिंग एक्शन को अवैध ठहराया। ICC की जांच समिति ने कहा कि अजमल गेंदबाजी करते वक्त अपने हाथों को 15 डिग्री से ज्यादा घुमाते हैं, जो नियमों के खिलाफ है।